बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस इन बीम, जो कि मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। तो अब ये डिफरेंट इंटरनल लोडिंग्स हैं जो कि स्ट्रेसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस कॉज करते हैं। तो पहले हम इनको अलहदा-अलहदा पढ़ेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर्स में ये जो है वो इंडिविजुअली अप्लाई नहीं होते, बल्कि कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। तो इसके बाद जो कमिंग लेक्चर है दैट इज़ कंबाइंड स्ट्रेसेस। तो उसमें हम पहले मतलब जो नॉर्मल फोर्सेस हैं और फ्लेक्चरल जो स्ट्रेसेस हैं, या नॉर्मल स्ट्रेसेस और फ्लेक्चरल स्ट्रेसेस को हम कंबाइन करेंगे, फिर बाद में ये शेयर फोर्सेस और इनको देखेंगे। तो ये जो है वो एक सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में यही फोर्सेस जो हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं। कंप्रेसिव फोर्सेस हैं या टेंसाइल फोर्सेस हैं, बेंडिंग मूवमेंट्स हैं जो कि फ्लेक्चरल स्ट्रेसेस कॉज करते हैं, और शेयर फोर्सेस विल कॉज shear stresses, and the torque or the twisting movement will cause the shear stresses. Torque will also cause the shear stresses. यहाँ पे थोड़ा सा ये बेंडिंग मूवमेंट और ट्विस्टिंग मूवमेंट का डिफरेंस जो है वो थोड़ा सा समझ लीजिए कि इफ़ दिस इज़ ए बीम क्रॉस सेक्शंस in 3D view, so it has three axes, this axis, this axis, and one is the longitudinal axis along the length of the section. So if this is one axis, this is two axis, and this is three axis. Why I'm using 1, 2 and 3? Because कि हम आगे फिर जाके ई टैब्स वगैरह जब पढ़ेंगे तो उसमें ये जो लोकल एक्सेस हैं ये 1, 2, 3 हैं, और उनके जो ग्लोबल एक्सेस हैं दैट इज़ एक्स, वाई, जी। तो हमें अगर लोकल एलिमेंट्स के फोर्सेस चाहिए तो हमें 1, 2, 3 पे अभी से थोड़ा सा यूज टू होना चाहिए। तो ई टैब में जो अलोंग द लेंथ है दैट इज़ द one axis, and this perpendicular to the cross section or parallel to the cross section axis, this is the two axis and this is three axis. इसलिए अब जाके ई टैब में M33 और V22 चेक करते हैं, और टॉर्क के लिए बेसिकली टॉर्क ही है, M11 नहीं उसको कहते हैं। तो अब यहाँ पे जो है दिस बेंडिंग मूवमेंट, तो बेंडिंग मूवमेंट को आप हमेशा याद रखिएगा कि आप यानी मूवमेंट आइदर इट इज़ बेंडिंग और ट्विस्टिंग मूवमेंट, इट इज़ डिनोटेड बाय डबल एरो, जबकि कंप्रेसिव फोर्स को हम सिंगल एरो से ज़ाहिर करते हैं, और शेयर फोर्स को भी हम सिंगल एरो से ज़ाहिर करते हैं। तो थ्री एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट होगा, यानी आप इन दो एरो की तरफ अपना थंब रखें, तो द कर्ल ऑफ द फिंगर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द बेंडिंग, जो कि इस किस्म की होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और वन एक्सिस के अबाउट जो बेंडिंग मूवमेंट होगा, आइदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंड करते हैं इनके डायरेक्शंस पे कि पॉजिटिव बेंडिंग है या नेगेटिव, या पॉजिटिव टॉर्क है या जो भी है साइन एज पर योर साइन कन्वेंशंस। तो दैट इज़ नोन एज द टॉर्क, एंड अबाउट थ्री एक्सिस दैट इज़ नोन दैट इज़ बेंडिंग मूवमेंट। तो ये डिफरेंस जो है वो थोड़ा सा ज़रूरी है। फिर आगे इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को भी हम अंडरस्टैंड जब करेंगे तो इन चीज़ों पे करेंगे। That is the different type of forces and different types of stresses. अब आते हैं थोड़ा सा सिंपल स्ट्रेस की तरफ। सो दिस इज़ द मोस्ट सिंपल। लेट सपोज आपके पास एक बीम है which is subjected to a compressive force. So this force is known as the compression. 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 So this beam is under compression, or a beam
or an element may be subjected to tensile force. So this is in tension. The force is tensile and the member is in tension. The force is compressive force and the member is in compression. So if we cut this, अगर इसको हम इस तरह काटें तो इसमें जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो ये है. एंड डेफिनेटली इस बीम ये तो 2D है. Definitely it has some cross-sectional area A. So this type of stress we denote it with sigma n. So the value of sigma n is P by A. So in general we can put a sign that is plus minus. Let me clear this. Sigma n is equal to plus minus P by A. If the force is compressive, we will take this as negative. If the force is in tension, so we will take it as positive. आप इसके अपोजिट भी ले सकते हैं. एज पर योर साइन कन्वेंशन टेंशन को आप नेगेटिव ले सकते हैं, कंप्रेशन को आप पॉजिटिव ले सकते हैं. बट मगर फिर वो थ्रू आउट किसी एक क्वेश्चन में आपने उसी साइन कन्वेंशंस को आपने यूज़ करना है. तो बट नॉर्मली कंप्रेशन फोर्स को नेगेटिव लिया जाता है और टेंशन फोर्स को पॉजिटिव लिया जाता है. तो दिस इज़ द एंड दिस इज़ द सिग्मा एफ. हाँ, यहाँ पे एक तो ये वैल्यू है, एक इसकी है डिस्ट्रीब्यूशन. तो डिस्ट्रीब्यूशन इसकी जो होगी किसी भी एरिया पे, if this is the height of the this beam, तो यहाँ पे इसकी अगर मैं हाइट ड्रॉ कर दूँ, if this is the height of the beam, तो this will be the stress profile. इसका ये प्रोफाइल आपको याद होना चाहिए. This is a 0 degree profile. 0 degree. यहाँ पे अगर मैं एक हाइपोथेटिकल एक लेट्स सपोज आगे हम फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस पढ़ेंगे तो उसमें एक y का फैक्टर है जो कि बेसिकली सेंट्रॉइडल एक्सिस से एक y का डिस्टेंस आगे जाता है. वो अभी हम आगे पढ़ते हैं. अगर मैं यहाँ पे वैसे एक हाइपोथेटिकल एक y इंट्रोड्यूस और उसकी पावर में 0 कर दूँ, इसका मतलब ये है कि मैथ्स का रूल है कि y पावर 0 इज इक्वल टू 1. So that is equal to P by A. So this 0 gives us the variation of the stress on the cross sections. तो ये बेसिकली ये है 0 डिग्री. So this is a constant value. यहाँ पे भी आपकी जो है वो P by A वैल्यू होगी और यहाँ पे भी आपकी P by A वैल्यू होगी. Either it is plus or minus depending upon कि आपका फोर्स जो है वो कंप्रेशन है या आपका फोर्स जो है वो टेंशन में है. सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल स्ट्रेस. नाउ फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस. सबसे पहले तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेस की वेरिएशन वेरीज लीनियरली. इसका जो फॉर्मूला है जिससे हम फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस को फाइंड आउट करते हैं दैट इज इक्वल टू my by I. तो यहाँ पे थोड़ा सा वो देखें, आपको जो मैंने कहा था हाइपोथेटिकल, यहाँ पे P by A था, यहाँ पे my है और साथ में ये. अब इस y की जो पावर है दैट इज इक्वल टू 1. सो दिस 1 गिव्स अस दैट इट्स स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज this is my by I. This is also my by I. Now there will be some signs with this, either positive or negative. वो साइंस इनके साथ होंगे. अब वो देखते हैं कि लेट सपोज अगर एक
बीम है, लेट सपोज दिस इज a simply supported beam subjected to UDL, तो डेफिनेटली इसकी कुछ शेयर फोर्स या बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम्स होगी जो कि इस टाइप की होगी, सपोर्ट पर बेंडिंग मूवमेंट 0 एंड दिस वन। तो यहाँ पे जो है वो बेंडिंग मूवमेंट जो है वो मैक्सिमम है। हर सेक्शन पे इसके डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस होंगे। डिज़ाइन हम मैक्सिमम के लिए करते हैं, तो एम जो है वो यहाँ इस डायग्राम से आ जाएगा एंड आई will be definitely this beam has some cross sectional area। अब इसका एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस ये है, सो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो अब इस फॉर्मूले को, ये एम वाई बाई आई जो है ना, इसको इस तरह याद नहीं रखना चाहिए, बल्कि आपको पता होना चाहिए कि एम किस एक्सिस के अबाउट है। तो एम एक्स इंटू वाई इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्राइडल एक्सिस टू द fibers where you are interested to find out the stresses। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेसेस जो होंगे वो टॉप पे होंगे, क्योंकि वाई सबसे यहाँ से लेके यहाँ जब आप जैसे ही ऊपर जाएंगे तो वाई जो है वो मैक्सिमम होता जाएगा, और न्यूट्रल एक्सिस पे वाई ज़ीरो होगा। दैट्स वाई द फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस एट न्यूट्रल एक्सिस इज ज़ीरो, और एट द सेंट्राइडल एक्सिस इज आल्सो ज़ीरो, एंड दैट इज वाई दैट इज आल्सो आई एक्स। अब ये जो एम और आई है, जिस जिस एक्सिस के अबाउट एम होगा उसी एक्सिस वाला आपने आई लेना है। लेट सपोज अगर मूवमेंट जो है वो वाई एक्सिस के अबाउट है, तो फिर आपने यहाँ पे मूवमेंट जो है, अब वाई एक्सिस के अबाउट मूवमेंट्स जो होगा या बेंडिंग मूवमेंट्स जो होगा वो बेसिकली लेटरल एक किस्म की लेटरल बेंडिंग होगी। इससे पहले भी आपको मैंने थोड़ा सा ये बताया है कि ये 3D है, कि इस एक्सिस के अबाउट अगर कोई बेंडिंग मूवमेंट, तो आप इसमें थम थम जो है वो अपना इस डायरेक्शन में जो है वो रखें। सो द कर्ल ऑफ द फिंगर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द बेंडिंग मूवमेंट, यानी ये डाउनवर्ड ऐसे नहीं करेगा, ऐसे बेंडिंग नहीं होगी जिस तरह नॉर्मली बीम डाउनवर्ड बेंड होते हैं, बल्कि ये लेटरली बेंड करेगा। तो अगर इस तरह की टाइप ऑफ अपने फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए एम वाई होगा, एंड उसमें फिर आप आई वाई को यूज़ करेंगे, नॉट आई एक्स। और ये वाला जो डिस्टेंस होगा जिस एक्सिस के अबाउट होंगे उसी एक्सिस का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा आपने वो ले। तो इसमें जो है वो स्ट्रेस वेरिएशंस, हाँ अच्छा एक बात है यहाँ पे, तो इस बीम में जो बेंडिंग होगी that will be equal to like this and this is the neutral axis। अब ये टॉप फाइबर्स जो हैं या न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर के, वो कंप्रेशन में है और नीचे जो है वो टेंशन में है। तो कंप्रेशन को अगर आप नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव, तो टेंशन को पॉजिटिव, then the stress profile will be like this। so this is minus my by I and this is plus my by I। ठीक है, तो ये पूरा जो है वो फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस के हवाले से जो जो भी स्ट्रेसेस का है वो ये है। अब आते हैं शेयर स्ट्रेसेस पे। तो शेयर स्ट्रेसेस को समझने के लिए थोड़ा सा आपका शेयर स्ट्रेसेस को समझने के लिए ये जो है आप थोड़ा सा if this is the force P, और ये बीम इसको ऐसे समझें कि ये बीम जो है वो किसी वुड प्लैंक्स से बने हैं, तख्ते। ये एक तख्ता है, एक ये तख्ता है और एक ये वाला।
अच्छा, शेयर स्ट्रेसेस को हम टॉ से ज़ाहिर करते हैं, और ये किसी भी बीम में वी क्यू ओवर आई पी के बराबर। डेफिनेटली इस बीम का कोई क्रॉस सेक्शंस होगा जिसका बी भी होगा और एच भी हो। अब अगर आप इसको ऐसे आप इसको विजुअलाइज करें, ठीक है, तो इस एरिया के ऊपर कुछ स्ट्रेसेस या शेयर फोर्स आएगी। शेयर फोर्स इस बीम के हर एक सेक्शन पे कोई ना कोई शेयर फोर्स होगी, उसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो बीम के क्रॉस सेक्शंस है उन पर जो शेयर स्ट्रेस होगी टॉ, एवरेज शेयर स्ट्रेस होगी, वो होगी वी बाय ए। मगर फॉर द इक्विलिब्रियम पर्पस इसमें जो इस पॉइंट पर जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल शेयर्स होती हैं, सो देयर इज आल्सो सम कॉम्प्लीमेंट्री shear stresses along the इस डायरेक्शन में हॉरिजेंटल यानी वर्टिकल शेयर भी, और साथ में ये हॉरिजेंटल शेयर स्ट्रेस जो है इसको जिसको हम शेयर फ्लो भी बोलते हैं, तो ये शेयर फ्लो है इसमें। तो नॉर्मली आपने प्रैक्टिकली अब ये शेयर फ्लो कैसे है, कैसे इसको आप विजुअलाइज कर सकते हैं या अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अगर ये है, लेट सपोज अगर ये बीच में आपने यानी सिंपल आपने लूज रखे हुए हैं, इनमें कोई ग्लू वगैरह नहीं लगाया हुआ, या आपने इनको किसी नेल्स वगैरह से नहीं जोड़ा हुआ, देयर इज़ नो नेल्स, ये जो चीज़ है ये नहीं है, तो फिर ये क्या होगा? फिर इस बीम के साथ ऐसे होगा कि ये एक प्लैंक हो गया दिस वन, और साथ में ये थोड़ा सा ऊपर आएगा और साथ में ये थोड़ा सा आएगा। इसका मतलब ये है कि इनके बीच में जो है वो हॉरिजेंटल शेयर स्ट्रेसेस जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। देयर इज हॉरिजेंटल शेयर स्ट्रेसेस, हम कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेसेस भी बोलते हैं, ठीक है। और द इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है वो प्रोड्यूस्ड हो। इसके बरक्स अगर आप इसको अब ग्लू कर दें, तो फिर ये तमाम के तमाम जो है वो इसमें आ जाएंगे। तो बाज़ वक़्त आपने यहाँ पे इस तरह के हॉरिजेंटल क्रैक्स वग़ैरह भी देखे होंगे अगर आप एक चीज़ को इस तरह बेंड करें। अब रियल बीम्स तो सॉलिड होते हैं, ठीक है। इनको आप अगर बेंड करें, ठीक है, अगर इसको आप बेंड करें, क्योंकि दिस इज़ ए सॉलिड, डेफिनेटली इनके हॉरिजेंटल इनके यहाँ पे हॉरिजेंटल स्ट्रेसेस आएंगे। अब बाज़ वक़्त इसमें यहाँ पे कुछ ऐसे क्रैक आ जाता है। नॉर्मली ये वुड बीम्स में ज़्यादा विजिबल होता है, आप उसको चेक कर सकते हैं वुड बीम्स में। तो ये जो है तो इसमें इस किस्म की कैलकुलेशंस हम करते हैं। वी इज़ द शेयर फोर्स एट द क्रॉस सेक्शन, और क्यों ये एक फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया है, जिस मतलब एरिया का जिस लेवल पे आप फाइंड आउट करना चाहते हैं शेयर स्ट्रेसेस को, तो उस एरिया मतलब दिस इज इफ दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज ए बाई बी इंटू दिस, इस एरिया का यानी ए बाई टू प्लस दिस एरिया दिस डिस्टेंस, यानी इसके सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। तो इन दोनों का जो एरिया इनटू सेंट्रॉइड डिस्टेंस अप टू द सेंट्रॉइडल एक्सिस, तो इस तरह हम क्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं। और इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू भी जब शेयर फ्लो पे हम आएंगे तो इसको हम फिर कैलकुलेट करना सीखेंगे। आई इज़ द मतलब जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एंड ब्री इज़ द ब्रेड्थ ऑफ दिस वन। इसके बाद है टॉर्शनल स्ट्रेसेस। सो टॉर्शनल स्ट्रेसेस आर, अच्छा, so the torsional stresses
लेट सपोज आपके पास एक दिस इज द हॉरिजेंटल टॉप, और इस पे जो बेसिकली टॉर्क लगा हुआ है, ये आपको मैंने बता दिया। अगर along द longitudinal एक्सिस डबल एरो आ जाए तो दिस मीन्स दिस इज ए टॉर्क। और अगर इस एक्सिस के अबाउट आ जाए, दैट इज द बेसिकली बेंडिंग मोमेंट। क्योंकि आप अगर इन एरोस की तरफ अपना थंब रखेंगे, सो द कर्ल ऑफ द फिंगर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ, एंड इसके इन एरोस के अबाउट अगर आप अपना थंब रखेंगे, सो दिस विल गिव यू the curl of the finger will give you the direction of the torque. So keep your thumb in this direction, so the curl of the finger will give you the direction of the torque. Basically ये है टॉर्क। जब आप इसको टॉर्क अप्लाई करेंगे, सो यहाँ पे एक रेजिस्टिंग टॉर्क जो होगा वो रिएक्शन पे ट्रांसफर्स होगा। जैसे हम पी लोड यहाँ पे लगाते हैं, तो दिस इज रेजिस्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन बाय द सपोर्ट। इसी तरह सेम टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में जो होगा, तो इट मीन्स दिस इज द टॉर्क। मतलब इस शाफ्ट पे जो है वो एक टॉर्क लग रहा है, तो इसमें जो है वो shear स्ट्रेसेस प्रोड्यूस्ड होंगे। अब वो shear अगर मैं इस शाफ्ट को सर्कल में ऐसे ड्रॉ कर दूं, दिस इज द शाफ्ट सर्कल, एंड दिस वन। तो अगर ये डिस्टेंस, डेफिनेटली दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, लेकिन कोई भी अगर डिस्टेंस हो, तो अगर हम उसको रो से जाहिर करें, आप यहाँ पे इस पॉइंट पे स्ट्रेसेस फाइंड आउट करना चाहते हूँ, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है, दैट इज द shear stress caused by the torque, that is T rho by J, T rho by J। J is the polar moment of inertia, और वो आपको पता है कि J किस चीज़ के बराबर है, दैट इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। मतलब दिस इज द पोलर मूवमेंट, दिस इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया along this longitudinal axis। ठीक है, तो अगर आपके पास एक सर्कल है, यू नो इट्स आई एक्स एंड आई वाई, एंड along this axis या along z axis, बेसिकली दिस j और दिस इज आई z, आप इसको कह सकते हैं। so that is equal to the summation of the ix and iy. So this is the polar moment of inertia, and rho is the distance from the center to the point of interest where you are interested to find out the stress. So the tau max, जो maximum torque होगा, that will be is equal to at the radius of the, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो, तो अगर इसका आप स्ट्रेस प्रोफाइल ड्रॉ करें, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम, और यहाँ पे आप फिर जा सकते हैं यहाँ पे, या यहाँ पे आप, दिस इज द स्ट्रेस प्रोफाइल, दिस इज टॉ, दिस इज इक्वल टू टी रो बाय जे। ये वाला जो है, ये आप यहाँ से आएंगे, आपको रो का पता होगा। लेट सपोज आपके पास जो डाया है, या रेडियस फ्रॉम हेयर टू हेयर इट इज़ 5, आप 1 इंच पे फाइंड आउट करेंगे, तो आप रो को जो है वो 1 डाल देंगे। 2 इंच, 3 इंच, अप टू 5 पे जब आएंगे, सो दैट इज मैक्सिमम। तो टॉर्क into radius divided by the polar moment of inertia. So this is all about stresses in beams.
Thank you very much. Wish you best of luck.